हेलो एंड वेलकम टू इग्नू BAPSH। BPSC 105 का यूनिट नंबर 10 आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। इसका टॉपिक है डिपेंडेंसी एंड डेवलपमेंट इन ब्राज़ील। ये यूनिट स्पेसिफिकली ब्राज़ील पर फोकस करती है कि वहाँ इंडिपेंडेंस के बाद या इंडिपेंडेंस से पहले क्या-क्या डेवलपमेंट्स हुई थी और किन देशों पर वो डिपेंडेंट था और उसकी पॉलिटिक्स और इकोनॉमी कैसे चलती थी। ये इस यूनिट का वन शॉट होने वाला है, मतलब एक ही बार में इस पूरी यूनिट को यहाँ पर ख़त्म किया जाएगा। इंट्रोडक्शन की अगर मैं बात करूं, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो यूरोप का एफर्ट था लैटिन अमेरिका, कुछ एशियाई देश या कुछ अफ्रीकन देशों को रिकंस्ट्रक्ट करने का, वो यहाँ पर उभर रहा था और उसके सामने कुछ चैलेंजेस भी आ रहे थे। जो यहाँ पर अमेरिका था, उसने एक डेवलपमेंट का एजेंडा लाया इंटरनेशनल कम्युनिटी में और इस थियोरी का नाम दिया गया मॉडर्नाइजेशन थियोरी। The modernization theory attributed low levels of development in the third world to domestic factors। जो ये मॉडर्नाइजेशन थियरी थी, इसने लो लेवल पर थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में कुछ डेवलपमेंट्स किए वहाँ के कुछ डोमेस्टिक फैक्टर्स से। जैसे कहीं पे सैनिटेशन पुअर थी तो वहाँ पे सैनिटेशन को सही कर दिया, हॉस्पिटल स्कूल्स वगैरह कुछ डेवलप कर दिया। उसके बाद problems of the third world were traced to one more domestic factor such as their population size, low levels of capital, lack of industrialization, unskilled labor dependence on primary sector, corruption, unstable governments, undemocratic political regimes, etc। पर इसके बावजूद जो थर्ड वर्ल्ड था उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस कर रहे थे ये लोग। सबसे पहली प्रॉब्लम थी पॉपुलेशन साइज, दूसरा था लैक ऑफ कैपिटल, लैक ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, क्योंकि अभी अभी नए नए देश ये इस्टेब्लिश हुए थे तो इनके पास इतनी कैपिटल नहीं थी कि ये इंडस्ट्रीज को सेटअप कर पाए, और ना ही ये देश किसी बाहर के कंट्री को अपनी कंट्री में इन्वेस्ट करने के लिए परमिट करते थे। आ गया था अनस्किल्ड लेबर, क्योंकि ये देश पहले कॉलोनी रह चुके थे तो इनके पास कुछ ज़्यादा स्किल्स नहीं थी, ये दूसरों के लिए ही काम करना जानते थे, तो ना ही इनके पास स्किल थी। इसी वजह से और पुअर होते गए, डिपेंडेंस बढ़ने लगा इनका प्राइमरी सेक्टर पर, और यहाँ पर करप्शन ज़्यादा होने लगा, अनस्टेबल गवर्नमेंट्स आने लगी, क्योंकि अभी ये नए नए देश जब एस्टेब्लिश हुए हैं तो इनके पास कुछ कंक्रीट गवर्नमेंट सिस्टम नहीं था। ये अलग अलग तरीके की गवर्नमेंट रखते थे अपने पास, इससे अनस्टेबिलिटी बनी रहती थी। यहाँ पर अनडेमोक्रेटिक पॉलिटिकल रिजीम्स भी हमें देखने को मिलती हैं। और फिर आती है डिपेंडेंसी थ्योरी, इस डेवलपमेंटल थ्योरी के बाद, जो कि इवॉल्व करती है लैटिन अमेरिका में 1950s में। द डिपेंडेंसी थ्योरी फोकस्ड ऑन एक्सटर्नल फैक्टर्स। अब जैसे कि जो मॉडर्नाइजेशन थ्योरी थी वो सिर्फ इंटरनल फैक्टर्स पर फोकस करती थी, जैसे कि वहाँ के प्राइमरी सेक्टर, करप्शन, अनस्टेबल गवर्नमेंट्स, इंडस्ट्रियलाइजेशन। पर यहाँ जो डिपेंडेंसी थियरी है जो कि लैटिन अमेरिका में 1950s में इवॉल्व होती है, ये फोकस करती है एक्सटर्नल फैक्टर पर कि ये एक्सटर्नल फैक्टर क्या है ऐसे लैटिन अमेरिकन कंट्रीज में जो कि वो अभी भी अंडर डेवलप्ड हैं। Advocates of this theory attribute the cause of underdevelopment of these countries to the unequal terms of trade in the world economy। अब जो इसके एडवोकेट्स हैं डिपेंडेंसी थ्योरी के, वो ये आर्ग्यू करते हैं कि जो देश हैं, लैटिन अमेरिकन देश हैं, अफ्रीकन देश हैं, ये अभी तक इसलिए इतने अंडर डेवलप्ड हैं क्योंकि यहाँ पे अनइक्वल टर्म्स में ट्रेड किया जाता है। ना ही ये ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं, ना ही ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं। कुछ चीज़ इतनी ज़्यादा एक्सपोर्ट कर देते हैं वहाँ के खुद के डोमेस्टिक यूज़ के लिए भी वो चीज़ें वहाँ पर नहीं बचती हैं। तो अदर वर्ड्स में देखा जाए तो ये नेशनल इकोनॉमीज़ में, ग्लोबल इकोनॉमिक कंटेक्स्ट में यहाँ पर अभी भी अंडर डेवलपमेंट में रहते हैं कुछ लैटिन अमेरिकन देश। Dependency theorists believe that outside forces have significantly influenced the process of development in Brazil and Latin America। डिपेंडेंसी थियरिस्ट का मानना है कि जो एक्सटर्नल फोर्सेस हैं ये बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती हैं लैटिन अमेरिकन देशों को, जैसे कि ब्राज़ील। अब स्पेन और पोर्चुगल जो थे, उन्होंने 16th सेंचुरी से अर्ली 19th सेंचुरी तक यहाँ पर रूल किया था, और जो भी लैटिन अमेरिकन इकोनॉमीज थी वो नेचुरल रिसोर्स बेस्ड इकोनॉमीज थी। और ये स्पेन और पोर्चुगल इसलिए यहाँ आते थे क्योंकि नेचुरल रिसोर्स बेस्ड इकोनॉमी है, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड डेवलपमेंट स्ट्रेटजी है, तो यहाँ से जितना सारा रिसोर्स यहाँ पे एक्सप्लॉइट कर सकते हैं कर लेते हैं और बाहर को एक्सपोर्ट कर देते हैं, सारा पैसा यही ले जाते थे। और 20th सेंचुरी के बिगिनिंग में जो एक्सपोर्ट बेस्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट था
इसने अपना मोमेंटम खो दिया क्योंकि एक समय के बाद जो सारे रिसोर्सेज हैं वो एग्जॉस्ट होने शुरू हो जाते हैं। इसका परफेक्ट एग्जांपल हमें नाउरू देश का मिलता है, जहाँ पर जो ब्रिटिशर्स थे वो आए और उन्होंने सारे जो नेचुरल रिसोर्सेज थे, नाउरू आइलैंड एक देश है पैसिफिक में, तो उसके सारे रिसोर्सेज को वहां पर एक्सप्लॉइट कर दिया। तो हालत ये हो गई कि अब जो प्रेजेंट नाउरू है वो वहां पर जो भी चीज आती है वो इम्पोर्टेड ही होती है, वहां पर कुछ भी डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग वहां पर होती ही नहीं है। तो इसीलिए जो कॉलोनीज हैं वो ज्यादातर नेचुरल रिसोर्स को एक्सप्लॉइट करने के लिए ही इन सभी देशों में आती हैं, क्योंकि इन सभी देशों में इनको पता ही नहीं होता है कि हमारे साथ कर क्या रही हैं। Their exports were affected adversely by the outbreak of First World War. अब जो इनके एक्सपोर्ट्स थे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद इनका आउटब्रेक होने लग जाता है, डिसरप्शन हो जाता है पूरी ग्लोबल सप्लाई चेन में और ट्रेड रूट्स का ब्लॉकेड हमें देखने को मिलता है। सेकंड जो ग्रेट डिप्रेशन आया था 1929 का, उसने लैटिन अमेरिकन कंट्रीज की एक्सपोर्ट अर्निंग्स को भी बहुत ज़्यादा हैम्पर कर दिया था, क्योंकि अभी अभी जो देश हैं, जो सारे देश हैं वो वर्ल्ड वॉर वन से हटे हैं और अब ये ग्रेट डिप्रेशन आ चुका है। तो इससे जो था लोगों की जो है वो अर्निंग जो थी बहुत ज़्यादा कम होने लग गई थी, और अर्निंग कम होंगी तो वो डिमांड कम करेंगे। इसी वजह से इनका एक्सपोर्ट जो था बहुत ही कम होने लग गया था लैटिन अमेरिकन कंट्रीज का। अब इस डिपेंडेंसी थ्योरी और डेवलपमेंट को समझने के लिए हमें ब्राज़ील की दो इम्पॉर्टेंट अप्रोचेस को समझना ज़रूरी है। सबसे पहला आता है डेवलपमेंट। अब डेवलपमेंट को लोग समझते हैं कि बड़ी-बड़ी बिल्डिंग्स बना देना, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को हाई कर देना, अच्छे-अच्छे स्कूल्स, हॉस्पिटल्स बना देना, ये सब डेवलपमेंट नहीं होता है। डेवलपमेंट एक मल्टी डायमेंशनल कंसेप्ट माना जाता है, क्योंकि ये सिर्फ बिल्डिंगें बनाना नहीं होता। डेवलपमेंट का मतलब ये है कि हर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलें, इक्वल ट्रीटमेंट मिले, जिससे वो सेल्फ डेवलपमेंट कर सकें और आगे जाकर अपनी कंट्री का भी डेवलपमेंट कर सकें। मतलब सोसाइटी का डेवलपमेंट इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट माना जाता है। इसका प्राइम एग्जांपल है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अमेरिका को लोग ज़्यादातर डेवलप्ड कंट्री मानते हैं, पर वो लोग ये नहीं देखते कि वहाँ की सोसाइटी, वहाँ के जो पुअर लोग हैं, उनकी कंडीशंस क्या हैं। वो बस बड़ी-बड़ी बिल्डिंग्स देखकर कहते हैं कि अमेरिका डेवलप्ड कंट्री है। तो इसीलिए ये मानना चाहिए कि डेवलपमेंट है वो यूनिडायमेंशनल ना होकर एक मल्टी डायमेंशनल कंसेप्ट माना जाता है। The economists define and understand development in terms of the industrialization and economic growth. इकोनॉमिस्ट है तो जाहिर सी बात है ये इकोनॉमिक्स की टर्म्स में ही डेवलपमेंट को अंडरस्टैंड करेंगे, जैसे कि इंडस्ट्रियलाइजेशन कितना हुआ इस कंट्री का, इसका जीडीपी कितना है, इसकी इकोनॉमिक ग्रोथ कितनी है। दे कंसिडर लाइफस्टाइल इन एडवांस स्टेट ऑफ यूरोप, अमेरिका एंड एज अ मॉडल ऑफ डेवलपिंग स्टेट टू एमुलेट। अब ये लाइफस्टाइल को ज़्यादा कंसिडर करते हैं कि जो एडवांस स्टेट्स हैं, जैसे कि यूरोपीय देश हो गए, अमेरिकन देश हो गए, वहाँ की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसी है, ताकि इन डेवलपिंग स्टेट्स के स्टेटस को हम जान सकें। अब आते हैं लिबरल इकोनॉमिस्ट। लिबरल इकोनॉमिस्ट फोकस करते हैं प्राइवेट प्लेयर्स पर, मार्केट फोर्सेस पर और इकोनॉमी की ओपननेस पर। इनका ये मानना है कि अगर हम इन सभी ट्रेड बैरियर्स को हटा दें और स्टेट का मिनिमल यूज रखें इकोनॉमिक अफेयर्स में, तो जो डेवलपमेंट का मॉडल है वो हम अचीव कर सकते हैं। और इसे कुछ फिलोसफिकल लीडर्स सपोर्ट करते हैं, जैसे कि एडम स्मिथ, जिन्हें फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी कहा जाता है। दूसरे हैं डेविड रिकार्डो, फ्रेडरिक हायेक, मिल्टन फ्राइडमैन और रॉबर्ट नॉजिक। Development is a dynamic concept. In the post-Second World War period, a new paradigm of development emerged in the form of modernization theory. हमने देखा कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद एक नया पैराडिम शुरू हो जाता है डेवलपमेंट में, मतलब अलग अलग तरीके की थियरीज निकलने लगते हैं कि डेवलपमेंट ये है, डेवलपमेंट वो है। तो सबसे प्रोमिनेंट फॉर्म निकल के आती है एक मॉडर्नाइजेशन थ्योरी। मॉडर्नाइजेशन थ्योरी डेवलपमेंट को इस तरीके से देखती है कि जो ट्रेडिशनल वैल्यूज़ हैं या जो ट्रेडिशनल सिस्टम है किसी भी सोसाइटी का, किसी भी कंट्री का, उसे मॉडर्न वैल्यू सिस्टम में ट्रांसफॉर्म करने की ज़रूरत है। इस सेंस में देखें, जो डेवलपमेंट है वो ट्रेडिशनल अंडर डेवलप स्टेट को ये चाहता है कि वो मॉडर्न अप्रोच को फॉलो करें और अपनी कंट्री की डेवलपमेंट को इंश्योर कर सकें। अब मॉडर्नाइजेशन थ्योरी ये कहती है कि जो ट्रेडिशनल कल्चर है
और जो इकोनॉमिक सिस्टम है ट्रेडिशनल कुछ कंट्रीज का, वो उनके लिए बैरियर्स खड़े करता है, ताकि क्योंकि इससे क्या होता है, ट्रेडिशनल वैल्यू से वो बाहर के देशों की एफडीआई लेने में ज़्यादा हिचकते हैं। बाहर की कंपनीज को अपनी कंट्री में आने के लिए मना करते हैं। इससे ये बैरियर्स खड़े हो जाते हैं और वो अंडर डेवलप भी रह जाती हैं। हमारे पास कई वर्जन्स आते हैं मॉडर्नाइजेशन थियरी के, जो कि बिलीव करते हैं कि जो सोसाइटी है वो सीरीज ऑफ इवोल्यूशनरी स्टेजेस से गुजरती हैं, जिससे हमने पिछले कुछ यूनिट में देखा था 5 स्टेज होती हैं। That industrialization will not lead to economic growth in developing society but also structural and cultural changes। ठीक है। सेकंड जो वर्जन है वो ये कहता है कि जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है वो सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ को एनहेंस नहीं करता है, बल्कि जो डेवलपिंग सोसाइटीज हैं उनके अंदर कल्चरल और स्ट्रक्चरल चेंजेस भी लाता है, ताकि वो मॉडर्न वर्ल्ड के साथ कोप अप कर सकें। Modernization theorists therefore argue that underdeveloped countries must be set on accelerated common path of development by various means such as investment, technology transfers, and closer integration into the world market। मॉडर्नाइजेशन थियोरी का ये मानना है, या थियोरिस्ट ये मानते हैं कि जो ये अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनके लिए एक कॉमन पाथ होना चाहिए, जिसकी वजह से वो डेवलपमेंट को अचीव कर सकें, जैसे कि इन्वेस्टमेंट करें टेक्नोलॉजी में, टेक्नोलॉजी का ट्रांसफ़र करें, दूसरों से बोरो करें या उसको ट्रांसफ़र करें। क्लोज़र इंटीग्रेशन और ग्लोबलाइजेशन को यहाँ पर ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जा रही है, ताकि वो वर्ल्ड मार्केट में अच्छे से इंटीग्रेट हो सकें। आगे आता है आइडिया ऑफ डिपेंडेंसी। जो डिपेंडेंसी थ्योरी थी ये रिस्पॉन्स था मॉडर्नाइजेशन थ्योरी का। डिपेंडेंसी थियरिस्ट जैसे कि रॉल्फ रेविश, आंड्रे फ्रैंक, ये कुछ ऐसे लोग थे जो कि क्रिटिकली सपोर्ट करते थे, कि ये कहते थे कि जो डेवलपमेंट मॉडल है इन नेशंस का वो लीनियरली मूव करता है। स्टेज ऑफ ग्रोथ वो धीरे धीरे अलग अलग स्टेज ऑफ ग्रोथ पे जाते हैं। और डिपेंडेंसी थियरी के मेन प्रोपोनेंट्स थे फ्रेविश, पॉल बैरन, पॉल स्वीजी और गनर। ये सब आप याद रख सकते हैं, एक दो बस। इन ये स्कॉलर फॉलो करते हैं लैटिन अमेरिका पर ज़्यादातर, और ये कहते हैं कि जो ये डिपेंडेंसी थियरी है इस्लामिक वर्ल्ड में, वो ये कहते हैं कि डिपेंडेंसी थियरी को इस्लामिक वर्ल्ड में एक इजिप्शियन इकोनॉमिस्ट हैं उन्होंने डिफाइन किया, जिनका नाम है समीर अमीन। ये ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं। The concept of dependency is used to explain the relationship between industrialized capitalist states and underdeveloped Latin American states। अब डिपेंडेंसी थ्योरी ये आर्ग्यू करती है कि डेवलपमेंट या डिपेंडेंसी एक रिलेशनशिप है डेवलप्ड इंडस्ट्रियलाइज्ड कैपिटलिस्ट स्टेट्स में, जैसे कि यूरोपियन देश हो गए, कुछ अमेरिकन देश हो गए, उनके साथ किनकी रिलेशनशिप है, लैटिन अमेरिकन देश की, जो कि अंडर डेवलप्ड हैं, अभी अभी डीकोलोनाइज हुए हैं। डिपेंडेंसी इज अ रिलेशनल कंसेप्ट, इसे रिलेशन कंसेप्ट भी कहा जाता है। और ऑल प्रेबिश ये इन्फॉर्म करते हैं कि जो रिलेशंस है इन बीच की रिलेशन बिटवीन द सेंटर्स, जैसे कि इंडस्ट्रियलाइज सेंटर्स जैसे कि यूएसए हो गया, इन्हें कोर कहते हैं, और थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज इन्हें पेरीफेरी कहते हैं। वहाँ पर एक जो कंट्री होती है उसके जो डिसीजंस होते हैं वो डिसीजन सिर्फ उसके इकोनॉमिक मैटर्स को सॉल्व नहीं करते हैं, पर जो उसके पॉलिटिक्स के मैटर हैं, कुछ पॉलिटिकल मेथड हैं, कुछ डोमेस्टिक और फॉरेन पॉलिसीज हैं, उनको शेप करने भी में ये मदद करते हैं। कुछ डिपेंडेंसी थियरिस्ट ये आर्ग्यू करते हैं कि जो लैटिन अमेरिकन स्टेट्स हैं वो अंडर डेवलप्ड हैं, ना कि सिर्फ डोमेस्टिक फैक्टर से है, पर जो वर्ल्ड इकोनॉमी का स्ट्रक्चर है उसकी वजह से भी। क्योंकि इस समय पर जो वर्ल्ड था वो दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया था वर्ल्ड इकोनॉमी में। पहले थे कोर, दूसरे थे पेरिफेरी। कोर कंट्रीज वो होती हैं जहां पर इंडस्ट्रियलाइज स्टेट्स होती हैं, जैसे कि यूरोप और अमेरिका, जो कि हाईली डेवलप्ड होती हैं। दूसरी तरफ पेरीफेरी में वो होते हैं जो कि डेवलपिंग स्टेट्स होते हैं, जैसे कि एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, क्योंकि यही कॉन्टिनेंट्स कुछ ऐसे थे जिन पर या तो यूरोपियंस रूल कर रहे थे या कुछ अमेरिकन रूल कर रहे थे। इन्हीं वजह से अंडर डेवलप रह जाते हैं, क्योंकि सारा रिसोर्सेज तो यही ले जाते हैं अपने कंट्रीज में। इमैनुअल वॉस्ट्रेन एक अनदर लेयर ऐड करते हैं, एक दूसरी लेयर ऐड करते हैं इन सभी कोर और पेरीफेरी के बीच में। वो कहते हैं सेमी पेरीफेरी। वर्ल्ड इकोनॉमी में जो सेमी पेरीफेरी है वो है कोर और पेरीफेरी के बीच की जो कुछ कंट्रीज हैं जो कि एक्सप्लॉइट करती हैं पेरीफेरी को, पर जो कोर स्टेट्स हैं उनसे वो बच जाती हैं। मतलब कुछ ऐसी कंट्रीज
जो कि पेरीफेरी को भी एक्सप्लॉइट करती हैं, पर कोर कंट्रीज उनको एक्सप्लॉइट नहीं कर पाती हैं। आगे आता है डिपेंडेंट डेवलपमेंट। ये एक कंसेप्ट है जो कि रिलेटेड है डेवलपमेंट को एक्सप्लेन करने के लिए ब्राजील और लैटिन अमेरिका में। पीटर इवेंस ये आर्ग्यू करते हैं कि जो डिपेंडेंट डेवलपमेंट है ये एक स्पेशल इंस्टेंस है डिपेंडेंसी का, और वो कहते हैं कि इफ डिपेंडेंस इज यूज्ड टू एक्सप्लेन द पोजीशन ऑफ वीक स्टेट्स ऑफ द पेरिफेरी, द डिपेंडेंट डेवलपमेंट इज यूज्ड फॉर सेमी पेरिफेरी स्टेट्स लाइक ब्राजील एंड मेक्सिको। उनका ये मानना होता है कि जो डिपेंडेंसी थ्योरी है वो वीक स्टेट को एक्सप्लेन करती है, उनकी पोजीशन को एक्सप्लेन करती है जो कि पेरिफेरी पर लोकेटेड होती हैं, और जो डिपेंडेंट डेवलपमेंट थियरी है वो एक्सप्लेन करती है सेमी पेरिफेरल स्टेट्स को, जैसे कि ब्राजील और मेक्सिको। अब इन डिपेंडेंसी थियरिस्ट के अकॉर्डिंग चार इंस्ट्रूमेंट या चार मैकेनिज्म्स होते हैं जो कि इन पेरिफेरल कंट्रीज को डिपेंडेंट बनाते हैं। पहला होता है एक्सप्लॉयटेशन थ्रू रेट्रिएशन, वर्किंग एज ए इंस्ट्रूमेंट फॉर कोर स्टेट्स। अब जो पहला मैकेनिज्म है वो ये कहता है कि जो ये कोर स्टेट्स हैं वो पेरिफेरल स्टेट्स को अपने एक इंस्ट्रूमेंट की तरह वर्क कराकर उनसे अपना कुछ रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करती हैं, अपना प्रॉफिट लेती हैं। द फॉरेन फर्म्स एंड मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस री इन्वेस्ट ओनली अ टाइनी पार्ट ऑफ देयर प्रॉफिट्स। अब जो इनकी मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस होती हैं बहुत ही छोटा पार्ट जो कि इन्होंने अर्न किया है प्रॉफिट से, इनके ही रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करके वो इनमें री इन्वेस्ट करती हैं थर्ड वर्ल्ड स्टेट्स में। पहला तो यही है। सेकंड है एलाइड कॉम्प्लिसिटी। देयर emerges a nexus between the native capitalist of the periphery and the capitalist of the core। अब इसमें एक नेक्सस देखा जाता है, एक गठबंधन सा देखा जाता है नेटिव कैपिटलिस्ट जो कि पेरिफेरी में ही जो कैपिटलिस्ट हैं थोड़े बहुत उनके बीच में, और कोर कैपिटलिस्ट के बीच में। और जो एलाइट होते हैं कोर और पेरिफेरी के, वो म्यूचुअल बेनिफिटिंग एग्रीमेंट्स को साइन करते हैं, और इसकी वजह से वो अपना स्टेटस को जो मेंटेन कर लेते हैं और डिपेंडेंसी रिलेशनशिप को बना कर रखते हैं, ताकि जो ये देश हैं जिनमें जो पेरिफेरल देश हैं वो कहीं ना कहीं कोर पर डिपेंडेंट रहे हमेशा के लिए। थर्ड आता है स्ट्रक्चरल डिस्टॉर्शन। The dependence of peripheral states on the core state leads to the distortions in the underdeveloped state economies। अब क्या होता है कि जो पेरिफेरल स्टेट्स होती हैं वो कोर स्टेट पर इतनी ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाती हैं कि इनमें हमें डिस्टॉर्शन देखने को मिलता है, और ये अंडर डेवलप्ड स्टेट्स की जो इकोनॉमीज होती हैं वो ruin होना शुरू हो जाती हैं। लास्ट मैकेनिज्म आता है मार्केट वल्नरेबिलिटी। अनसर्टेनिटी और फ्लक्चुएटिंग कुछ इसके मेन फीचर्स होते हैं इनकी वर्ल्ड इकोनॉमी में, क्योंकि इनके पास कुछ कंक्रीट स्टाइल इकोनॉमिक सिस्टम नहीं होता जिसके बेस पर इकोनॉमी को रन कर सकें, और इसी वजह से वर्ल्ड इकोनॉमी में इनकी मार्केट ऊपर नीचे होती रहती है। रिसेशन एंड स्लोइंग डाउन ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमी ग्रोथ रेट हिट्स द रॉ मटेरियल एक्सपोर्टिंग स्टेट मोस्ट सीवियरली। अब इसकी वजह से क्या होता है कि जो इनकी इकोनॉमी है कभी रिसेस्ट करती है, कभी स्लो हो जाती है वर्ल्ड इकोनॉमी ग्रोथ रेट में। इससे जो रॉ मटेरियल एक्सपोर्टिंग स्टेट्स होती हैं, जैसे कि ब्राज़ील को हमने देखा कि ये एक्सपोर्टिंग में सबसे ज़्यादा एंगेज रहता था, तो ऐसी कंट्रीज़ का क्या होता है, इनको ज़्यादा झटका लगता है, इनको बहुत सीवियरली हिट किया जाता है, क्योंकि डिमांड उतनी होती नहीं, एक्सपोर्ट इनके पास भरा रहता है, और वो जो रॉ मटेरियल होता है वो वेस्ट हो जाता है और इनका भी नुकसान हो जाता है। आगे आता है डिपेंडेंसी एंड डेवलपमेंट इन ब्राज़ील। अब ब्राज़ील की अगर हम बात करें तो ब्राज़ील एक पोर्टुगीज़ कॉलोनी था 300 सालों के लिए, जो कि एमर्ज होता है 1882 में एज अ इंडिपेंडेंट स्टेट। कॉलोनियल पीरियड में जो इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन था ब्राज़ील का, वो था ब्राज़ील वुड एक्सट्रैक्शन के ऊपर जो कि हुआ था 16th सेंचुरी में, और जो यहाँ का शुगर प्रोडक्शन था 16 से 18 सेंचुरी में, और फाइनली आता है गोल्डन माइनिंग। इसकी वजह से जो इसका नेचुरल रिसोर्सेज थे वो बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट होने शुरू हो गए थे। अब जो स्लेव्स आते थे अफ्रीका से, इंडिया से जो स्लेव्स आते थे वो यहाँ पर वर्कफोर्स प्रोवाइड करते थे, क्योंकि जो ब्रिटिशर्स होते थे या तो वो इंडियन स्लेव्स को उठाएंगे या अफ्रीकन स्लेव्स को उठाएंगे और अपनी किसी कॉलोनी में जाकर काम कराने लगेंगे, और इससे वर्कफोर्स वहाँ की बढ़ जाती थी और ब्राज़ील एक एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी बन गया था। 19th सेंचुरी के अर्ली ईयर्स में जब नेपोलियनिक फ्रेंच फोर्सेस इन्वेड करती हैं पोर्चुगल को,
तब क्या होता है, वहाँ की जो पोर्चुगल की रॉयल फैमिली होती है वो ब्राज़ील भाग कर आ जाती है और अपना एक डी फैक्टो कैपिटल पोर्टुगल में स्टैब्लिश कर लेती है रियो डी जेनेरियो में। जब वहाँ का किंग पोर्टुगल को दोबारा लौटता है, तो जो डॉन पेड्रो होते हैं वो रिजेंट करते हैं और इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर देते हैं 1882 की। अब जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की होती है ब्राज़ील में, वो उसे एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है, वाइब्रेंट इकोनॉमिक ग्रोथ वहाँ पर देखने को मिलती है और वहाँ के जो सिविल राइट्स होते हैं, वहाँ के लोगों को वो प्रोवाइड कराए जाते हैं। पर एकदम से सब कुछ नहीं देते, वहाँ पर कुछ रेस्ट्रिक्शंस भी लगा कर देते हैं ऑन वुमेन एंड स्लेव्स। वुमेन को उस समय तक इंफीरियर माना जाता था। अब हमें कुछ फेजेस देखने को मिलते हैं। सबसे पहला फेज आता है 1889 में, जहाँ पर जो फर्स्ट रिपब्लिक होती है ब्राज़ील की, वो एस्टैब्लिश होती है डॉन पेड्रो सेकंड के एम्परर के रेन में, जो कि एक मिलिट्री को द्वारा ओवरथ्रो कर दिया जाता है। और इस इवेंट की एक इम्पॉर्टेंट अचीवमेंट मानी जाती है कि ये एक फर्स्ट रिपब्लिक बनता है जिसे ओल्ड रिपब्लिक के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ पर इलेक्शंस होते हैं लिमिटेड वोटिंग राइट्स के साथ। जो यहाँ का जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो ओल्ड रिपब्लिक का वो ओलिगार्की होता है। द किंग ब्राजीलियन द ब्राजीलियन स्टेट प्लेड अ डुअल रोल। अब यहाँ पे जो ब्राजीलियन स्टेट होती है वो डुअल रोल को प्ले करती है। एक हाथ पर जो यहाँ की कोस्टल सिटीज होती हैं, बहुत ज़्यादा वो कॉस्मोपॉलिटन हो जाती हैं, लिबरल हो जाती हैं, आउटवर्ड फाइनेंशियल और एक्सपोर्ट सेक्टर्स यहाँ पर एस्टेब्लिश हो जाते हैं। कॉफी, कॉटन, रबर, टोबैको डोमिनेट द ब्राजीलियन एक्सपोर्ट। अब एक हाथ पर क्या होता है कि ये जो एक साइड है ब्राजीलियन स्टेट की, वो बहुत ज़्यादा डेवलप होनी शुरू हो जाती है धीरे धीरे, और कॉफ़ी, कॉटन जैसे कुछ कैश क्रॉप्स का यहाँ पर डोमिनेशन हमें देखने को मिलता है और ब्राज़ीलियन एक्सपोर्ट में ये डोमिनेट करने लगते हैं। दूसरे हाथ पर ये देखें, जो फेडरल गवर्नमेंट होती है वो प्रोविंसेस और लैंडलॉर्ड्स के जो इंटरेस्ट होते हैं उनको भी रिप्रेजेंट करती है और रूरल एरियाज में प्लांटेशन को भी ये कंट्रोल करती हैं। The economy was a mix of tradition and modern in sense it was the primarily based on primary sector with moderate export। अब ये जो इनकी फाइनल इकोनॉमी बनकर तैयार होती है, ये होती है ट्रेडिशनल और मॉडर्न का मिक्स, जिसमें जो इकोनॉमी है वो बेस्ड है प्राइमरी सेक्टर पर। पहले भी प्राइमरी सेक्टर पर ही बेस्ड थी। अब क्या हो गया, कुछ मॉडरेट एक्सपोर्ट भी यहाँ पर होने लग गए हैं। अब ओल्ड रिपब्लिक को फॉलो करती है वर्गास ईयर्स 1930 से 1945 तक। 1930 में ग्यूटिलो वर्गास, एक जो फॉर्मर गवर्नर थे रियो ग्रांडे दे सुल के, वो पावर में आते हैं और वर्गास इंट्रोड्यूस करते हैं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन इलेक्शन के लिए नेशनल कांग्रेस पॉपुलर चेंबर में, ताकि जो डोमिनेंस है वहाँ की पार्टी का उसे खत्म किया जा सके। और वो इंट्रोड्यूस करते हैं यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज को। इसकी वजह से क्या होता है, जो फेडरल और नेशनल गवर्नमेंट होती है उसको स्ट्रेंथ मिलती है, वहाँ की दूसरी स्टेट्स को भी स्ट्रेंथ मिलती है। और 1937 में नया एडमिनिस्ट्रेशन वो इंट्रोड्यूस करते हैं, जिसे वो कहते हैं एस्तादो नोवो, मतलब न्यू स्टेट, जहाँ पर सेंट्रलाइज पावर होती है और रूल फॉर द मोस्ट पार्ट विदाउट द कांग्रेस, और बहुत ही बड़े एरिया को वो कांग्रेस के बिना रूल करते हैं। और ये इंट्रोड्यूस करते हैं एजुकेशनल रिफॉर्म्स एंड इंट्रोड्यूस अ प्रोग्राम फॉर रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन थ्रू इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। अब क्या होता है, ब्राजील धीरे धीरे इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन करना शुरू कर देता है। ब्राजील इससे पहले तक 1937 से पहले तक क्या होता है, वो एक्सपोर्ट बेस्ड इकोनॉमी रहता है, जहाँ पर कॉफ़ी, रबर वगैरह का डोमिनेंस हमें देखने को मिलता है एक्सपोर्ट में। अब जो यहाँ पर इनकी सरकार आती है वर्गास की, वो इंट्रोड्यूस करती है कुछ एजुकेशनल रिफॉर्म्स, ताकि जो वहाँ की पब्लिक है उसे एजुकेट किया जाए कि उनके लिए क्या सही है क्या गलत है। और रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए वो एक प्रोग्राम भी लॉन्च करते हैं, ताकि हमारा जो डोमेस्टिक प्रोड्यूस है वो कम से कम बाहर जाए और इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन हो, मतलब हम डोमेस्टिकली सेल्फ सफिशिएंट बन जाएं, हमें बाहर से कुछ इंपोर्ट ना करना पड़े। अब आती है सेकंड रिपब्लिक 1945 से 1964 तक। पहली थी ओल्ड रिपब्लिक, अब आती है सेकंड रिपब्लिक। ये एस्टेब्लिश होती है 1945 में ग्यूटिलो वर्गास के बाद, जो कि फोर्सफुली मिलिट्री लीडर्स के वजह से जो है वो क्विट कर देते हैं। The state emerged as a leading
फोर्स इन इंडस्ट्रियलाइजेशन। अब उसके बाद क्या होता है, जो ब्राज़ील की स्टेट है, वो एक लीडिंग फोर्स बन जाती है इंडस्ट्रियलाइजेशन में। और जो स्टेट ओन्ड ऑयल कंपनी होती है जिसका नाम है पेट्रोबास एंड द नेशनल बैंक फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये इनका एस्टेब्लिशमेंट हो जाता है और जूसेलिनो यहाँ के एक रिमार्केबल रूलर बन जाते हैं इस फेज में। अब जो ब्राज़ील का मॉडल था इकोनॉमिक डेवलपमेंट का 1930 से 1984 तक, उसे नेशनल स्टेट और डेवलपमेंटलिज्म भी कहा जाता है। और इस स्टेट डेवलपमेंटलिज्म का एक कॉमन फीचर या एक डिफाइनिंग फीचर ये था कि यहाँ पे जो एंटरप्राइजेस थे या जो स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस या स्टेट ओन्ड कुछ कंपनीज थी, वो एसेंशियल गुड्स के प्राइस को कंट्रोल कर लेती हैं और यहाँ के कुछ नीडी पीपल को वो सब्सिडी भी देने लगते हैं, मतलब कुछ छूट पर उन्हें वो सामान देने को देती हैं। अब आती है मिलिट्री रेजिम, जो कि 1964 से 1985 तक, जिसे क्रूशियल फेज कहा जाता है ब्राजीलियन हिस्ट्री में। इस फेज में जो स्टेट ओन इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है वो फ्लरिश होने लगता है, क्योंकि अभी हमने देखा कि जो ये सेकंड रिपब्लिक थी यहाँ पर, या जो वर्गास की जो रिपब्लिक थी, यहाँ पर उन्होंने प्रोग्राम चलाया था रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए। और इसी के बाद से जो ब्राजीलियन स्टेट थी वहाँ पर जो इंडस्ट्रियलाइजेशन था वो भी स्टेट ओन इंडस्ट्रियलाइजेशन, प्राइवेट नहीं है यहाँ पे, वो फ्लरिश करना चालू कर देता है। और प्रेसिडेंट अर्नेस्टो गीजल कंसिडर करते हैं एक लीडिंग फिगर जो कि स्टेट लेड इंडस्ट्रियलाइजेशन को लीड करते हैं और इस्टेब्लिशमेंट करती हैं स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस की। यहाँ पर अभी सब कुछ स्टेट ओन्ड ही है, यहाँ पर कुछ अभी प्राइवेट नहीं आया है। और जो पीरियड होता है 1965 का 1979 तक, उसे एक मिरेकल कहा जाता है ब्राज़ीलियन हिस्ट्री के लिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे डेवलपमेंटल प्लान्स का अच्छे से स्मूथली इम्प्लीमेंटेशन होने लगता है। गवर्नमेंट डिसेंट्रलाइज कर देती है इंडस्ट्रीज को, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट मिनिस्ट्रीज में उनको डिवाइड भी कर देती है ताकि अच्छे से काम हो सके। एज अ रिजल्ट हमें स्टेट लेड इन्वेस्टमेंट देखने को मिलता है इंडस्ट्रियलाइजेशन में। अर्बनाइजेशन होता है, अगर इंडस्ट्रीज होंगी तो अर्बनाइजेशन भी होगा, क्योंकि इंडस्ट्री में जो लोग काम करने जाएंगे उन्हें कुछ पहले से ज़्यादा तनख्वाह मिलेगी, वो अर्बन होंगे, गांव से ज़्यादा शहरों में रहना पसंद करेंगे। डेमोग्राफिक हमें चेंज देखने को मिलता है, जो कि जो वहाँ के लोग थे प्राइमरी सेक्टर, मतलब एग्रीकल्चरल सेक्टर पे जो लोग थे वो डिपेंडेंट थे, वो अब धीरे धीरे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रियल सेक्टर की तरफ वो आने लग गए थे इसके बाद से। अब जो एंड आता है मिलिट्री रेजिम का, जो कि एक लीडिंग सपोर्टर होता है स्टेट डेवलपमेंट मॉडल का, नेट मिड 1980s में उसका सपोर्ट वीक हो जाता है जब सपोर्ट बेस तैयार होता है स्टेट लेड डेवलपमेंट का। अब आती है न्यू रिपब्लिकन फेज ब्राजीलियन पॉलिटिक्स में, जो कि बिगिन होती है 1985 में, जब जो मिलिट्री रेजाइम है उसने एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के लिए पाथ को क्लियर कर दिया। 1988 में जो ब्राजील था उसने एक नया कॉन्स्टिट्यूशन अपनाया, जिसमें मल्टी पार्टी प्रेसिडेंशियल सिस्टम था। मल्टी पार्टीज होंगी, ज़्यादा पार्टीज होंगी, इलेक्शन कंडक्ट कराएंगे, अपने प्रेसिडेंट को चुनेंगी। लार्जली बेस्ड ऑन यूएस मॉडल के बेस पर था। और इस सिस्टम में 4 साल के लिए प्रेसिडेंट का टेन्योर रखा गया। 1980s में जो ब्राज़ील था वो स्टेट लेड डेवलपमेंट मॉडल से एक न्यू लिबरल मॉडल और डेवलपमेंट में भी आ जाता है। जैसे कि यूएस ने भी न्यू लिबरल मॉडल और डेवलपमेंट को अपनाया था और वो आगे जाकर डेवलप हो चुका था। इसी को देखकर स्टेट लेवल डेवलपमेंट को छोड़कर अब ब्राज़ील बढ़ जाता है न्यू लिबरल मॉडल ऑफ डेवलपमेंट को अचीव करने के लिए। अब इसके 3 डिफाइनिंग फीचर्स होते हैं न्यू लिबरल मॉडल ऑफ डेवलपमेंट को अचीव इम्प्लीमेंट करने के लिए, जो कि ब्राज़ील को अदर कंट्रीज से बहुत ज़्यादा डिफरेंट बना देते हैं। पहला होता है डिस्पाइट मार्चिंग ऑन द पाथ ऑफ प्राइवेटाइजेशन एंड लिबरलाइजेशन, ब्राज़ील हैज़ केप्ट मेजॉरिटी शेयर्स इन सम स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज। अब पहला जो डिफाइनिंग फीचर है इसका ये है कि जो ब्राज़ीलियन लोग होते थे या ब्राज़ील की गवर्नमेंट जो होती थी, वो प्राइवेटाइजेशन और लिबरलाइजेशन पर ज़्यादा मार्च करती थी, ज़्यादा उनको सपोर्ट करती थी। पर अब क्या हो गया, इन सभी एंटरप्राइजेस स्टेट ओन एंटरप्राइजेस के मेजॉरिटी शेयर्स स्टेट के पास चले गए और इसे लेविथियन एज अ मेजॉरिटी स्टेक होल्डर भी कहा जाता है। सेकंड डिफाइनिंग फीचर है इन अदर एंटरप्राइजेस अ लार्ज पार्ट ऑफ शेयर हैज बीन सोल्ड आउट टू प्राइवेट प्लेयर्स बट द गवर्नमेंट हैज रिटेन्ड मेजॉरिटी माइनॉरिटी स्टेक्स। अब सेकंड पार्ट में क्या होता है कि जो दूसरे एंटरप्राइजेस होते हैं वो अपने शेयर को सोल्ड आउट कर देते हैं प्राइवेट प्लेयर्स को, और इसकी वजह से क्या होता है कि जो गवर्नमेंट होती है वहाँ पर कुछ माइनॉरिटी
स्टेक्स देखने को हमें यहाँ पर मिलते हैं। अब मोर इम्पोर्टेंटली, जब गवर्नमेंट इन स्टेक्स को अपने पास रखती है तो इन स्टेक्स को वो किसी दूसरी फर्म्स को हैंड ओवर कर देती है, ताकि जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं उनको कंट्रोल और मैनेज कर पाए, क्योंकि न्यू लिबरल में क्या होता है, प्राइवेटाइजेशन पर ज़्यादा फोकस किया जाता है। थर्ड आता है द स्टेट हैज emerged एज अ लीडिंग लेंडर टू पब्लिक एंड प्राइवेट एंटरप्राइजेस। अब पहले क्या होता था, जो ब्राजील था बहुत ही पुअर देश था। अब क्या होता है, ये एक लेंडर बन जाता है, मतलब ये देना शुरू कर देता है पब्लिक और प्राइवेट एंटरप्राइजेस को। और जो स्टेट होता है वो मच नीडेड फंड्स भी प्रोवाइड करती है, ताकि जो एंटरप्राइजेज हैं वो आए, ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करें उन्हीं की कंट्री में और प्रॉफिट बनाएं और डेवलपमेंट को अचीव करें। पर सारे अप्स एंड डाउन्स के बाद जो ब्राज़ील है वो एक लीडिंग स्टेट्स के रूप में उभरता हुआ हमें दिख रहा है ग्लोबल साउथ में। वर्ल्ड में 2 तरह के हमें डिवीज़न देखने को मिलते हैं, ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ। ग्लोबल नॉर्थ में सारे अमेरिकन कंट्रीज़, यूरोपियन कंट्रीज़ या कुछ डेवलपिंग कंट्रीज़ आती हैं, डेवलप्ड कंट्रीज़। ग्लोबल साउथ में लैटिन अमेरिका, एशिया, अफ्रीका, साउथ एशिया, ये सारी कंट्रीज़ आती हैं। इकोनॉमी के लिए अगर हम बात करें तो ये टॉप 10 स्टेट्स में आता है वर्ल्ड की जीडीपी के काउंट में और परचेजिंग पावर पैरिटी के टर्म्स में। अगर हम प्रिसाइजली देखें जीडीपी में, तो ब्राजील जो है वो 9th रैंक पे आता है वर्ल्ड जीडीपी में इन टर्म्स ऑफ पीपीपी। इट रैंक्ड 8th। अब पीपीपी में इसकी 8th रैंक आती है, वर्ल्ड जीडीपी में इसकी 9th रैंक आती है। पॉलिटिकल क्लाउड में देखें तो ये लास्ट फ्यू डिकेड्स में कुछ एनहांस हुआ है, क्योंकि यहाँ पर जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, इंटरनेशनल सिनेरियो का जो चेंज है, इसकी वजह से ये जो कंट्री है ब्राज़ील, वो चाइना, रशिया, इंडिया, साउथ अफ्रीका जैसे इन देशों के साथ रैंक कर रही है, इनके साथ काम कर रही है। और ये इन देशों के एक संगठन का भी हिस्सा है जिसका नाम है ब्रिक्स। ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। और ब्राज़ील, इंडिया, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका का भी एक मेंबर है, और ब्राज़ील जो है वो एक पिवोटल रोल प्ले करता है ग्लोबल नॉर्म्स को और स्टैंडर्ड सेटिंग को वर्ल्ड इकोनॉमी में। अब ये मेंबर है एक बेसिक ग्रुप का जो कि सिग्निफिकेंटली शेप करता है ग्लोबल क्लाइमेट चेंज नेगोशिएशंस पर इंटरनेशनल फोरम में। और G4 का मेंबर होने के साथ ही ये डिमांड करता है डेमोक्रेटाइजेशन की ऑफ द यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल एंड हर मेंबरशिप इन इट। ब्राजील चाहता है कि यूएनएससी में इसको एक मेंबरशिप मिल जाए, परमानेंट मेंबरशिप, जैसे इंडिया भी अभी चाह रहा है पर ऐसा भी मिलता नहीं है। तो ब्राजील की यही डिमांड है कि डेमोक्रेटाइजेशन होना चाहिए यूएनएससी में, ताकि जो अभी की जो स्टेट्स हैं जो कि अभी पावरफुल बन रही हैं उनको भी मेंबरशिप यहाँ की मिल सके। तो ये था यूनिट नंबर 10, जिसका नाम था डिपेंडेंसी एंड डेवलपमेंट इन ब्राजील। थैंक यू सो मच।